नमस्कार बच्चों, आज हम भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 2 जिसका शीर्षक तलाश है का अध्ययन शुरू करेंगे। इस अध्याय के कई भाग हैं। पहले भाग का शीर्षक है भारत के अतीत की झांकी। अतीत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ और झांकी शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ या दृश्य का संक्षिप्त दर्शन यानी छोटा दर्शन। चलिए इस भाग का अध्ययन शुरू करते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ होता है क्रिया के विरोध में होने वाली कोई घटना, और विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है जांच या छानबीन। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, अर्थात मैं भारत के बारे में ही सोचता रहा हूँ। और इसी बीच भारत के प्रति जो मेरी सोच है, इसी बीच मैंने इसे समझने और इसके प्रति मेरे मन में जो भी विचारधाराएँ बनी हैं उनका छानबीन, उनकी जांच करने की कोशिश करता रहा हूँ। इसी समय के दौरान मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आगे वे लिखते हैं कि वे बचपन की ओर लौटकर यानी बचपन की यादों की तरफ लौटकर वे कोशिश करते हैं, ऐसा याद करने की कोशिश करते हैं कि बचपन में उन्हें भारत के प्रति कैसा महसूस होता था और उनके मन में भारत के प्रति जो भी विचारधारा अभी तक बनकर तैयार हुई है उसने धुंधला रूप कैसे लेना शुरू कर दिया। और जो मेरे ताज़ा अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं भारत से, उन ताज़ा अनुभवों ने भारत के प्रति जो मेरी तस्वीर है, जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, कैसे उसमें बदलाव लाए हैं और कैसे उसको और संवारा है। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का वसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से इसका तालमेल किस रूप से बैठता है? अब वो भारत से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं स्वयं से ही कि भारत है क्या? अतीत में यानी बीते हुए समय में इसकी जो भी खासियत थी, वो खासियत क्या थी? क्या इसने अपनी सारी प्राचीन जो शक्ति इसको प्राप्त थी, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो अभी वो प्रश्न कर रहे हैं कि भारत को जितनी प्राचीन शक्ति प्राप्त थी, क्या उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को खो दिया है? क्या अब भारत सिर्फ एक विशाल जनसंख्या यानी विशाल संख्या में रहने वाले लोगों का बसेरा मात्र ही बनकर रह गया है? क्या इसमें कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार यानी सजीव कहा जा सके? और आधुनिक विश्व में इसका तालमेल यानी ये कैसे उसके साथ तालमेल इसका बैठता है, यानी ये कैसे उसके साथ कदम दर कदम बिठाकर चल रहा है। मेरे खून में भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि भारत के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम है। इसके बावजूद भी जब भारत की खोज नामक पुस्तक उन्होंने लिखनी शुरू की तो उन्हें भारत से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी थी। तो जब उन्हें जानकारी प्राप्त करनी थी तो उन्होंने एक आलोचक के रूप में भारत का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। अब आलोचक वह होता है जो सच्चाई को सच्चाई ही कहता है और झूठ को झूठ ही कहता है। उसे अच्छे को अच्छा कहने में और बुरा को बुरा कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
वही एक अच्छा आलोचक होता है। अब उन्होंने आलोचक की तरह भारत के प्रति जो खोज थी या जानकारी प्राप्त करनी थी वो शुरू कर दी, और एक ऐसा आलोचक जिसने वर्तमान के साथ साथ बीते हुए समय में भारत के बहुत से अवशेष यानी जो बचे चीज़ें रह गई थी उनको अपनी आँखों से देखा था, और उनमें से बहुत सी चीज़ों को वो नापसंद यानी उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो इस तरह से देख रहे थे। और उन्होंने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया? एक पश्चिमी मित्र की दृष्टि से देखना शुरू किया, जहाँ पश्चिमी मित्र से अभिप्राय पश्चिम के विद्वानों से हैं। आगे लिखते हैं, मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कतई बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अब वे आगे बता रहे हैं कि जब उन्होंने एक आलोचक के तौर पर भारत का विश्लेषण करना शुरू किया तो उनके मन में बहुत से संदेह उत्पन्न हुए। उनको ऐसा लगा कि क्या भारत को उन्होंने सच में जान लिया है। उन्हें अतीत से जो विरासत प्राप्त हुई है और उस विरासत के जो बहुत बड़े हिस्से को मैं जो खारिज यानी रद्द करने का साहस कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि भारत के पास जो कुछ भी इसके पास अतीत में था, अगर वैसा नहीं होता तो क्या भारत आज तक अपना जो वजूद कायम रखने में कायम है, सफल रहा है, ऐसा कर पाता? इसके आगे वो पूछ रहे हैं, खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा शायद कदा भी ना होता, ऐसा कभी भी ना होता। आगे वो एक और प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत के भी पास ऐसा कौन सा विशेष तत्व था जिसके कारण ये आज तक अपना वजूद कायम रखने में कामयाब रहा है। तो इस तरह इस पृष्ठ में नेहरू जी ने भारत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, साथ में ही एक आलोचक की दृष्टि से भारत के प्रति या भारत के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। वे बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो यात्रा थी कहाँ से शुरू की, भारत के प्रति जो जानकारी एकत्रित करनी थी भारत की खोज नामक पुस्तक को लिखने के लिए, वह यात्रा कहाँ से शुरू की? सिंधु घाटी के एक प्रसिद्ध स्थल या नगर जिसका नाम मोहनजोदड़ो है के एक टीले से शुरू की, यानी एक छोटी सी पहाड़ी से शुरू की। अब मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। आगे वे लिखते हैं, मेरे चारों ओर उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। वे बता रहे हैं कि जब वे मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे तो उस टीले के चारों तरफ उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? इसी प्राचीन नगर के जो घर और गलियां बिखरी दिखाई दे रही थी। यह नगर या इस सभ्यता की जो समय बताया जाता है वो कितना पुराना बताया जाता है? वे ऐसा अनुमान है कि यह सभ्यता 5000 वर्ष पहले विकसित हुई थी। ये सभ्यता बहुत प्राचीन है और दूसरा ये सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता मानी जाती रही है। ये सभ्यता प्राचीन क्यों है? क्योंकि ये सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले विकसित हुई थी। और ये इस सभ्यता को विकसित सभ्यताओं की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के जो स्थल
जिनकी खुदाई की गई है उससे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये साबित हुआ है कि इस सभ्यता के समय लोगों को भवन निर्माण या जीवन जीने के जो ढंग होता है उसकी बहुत अच्छी जानकारी थी। तो इस दृष्टि से इस सभ्यता को विकसित सभ्यता कहा जाता है। आगे वे बता रहे हैं कि ये सभ्यता बहुत देर तक कायम रही और इसका कारण क्या था, इसका शुद्ध भारतीय होना। आगे लिखते हैं और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो बता रहे हैं कि भारत की जो आधुनिक सभ्यता है उसका आधार क्या है, सिंधु घाटी की यही प्राचीन सभ्यता जो आज से 5000 वर्ष पहले भारत में विकसित हुई थी। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। परिवर्तनशील शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन होता रहे, और विकासशील शब्द का अर्थ होता है जिसमें जो विकास करता रहे। तो आगे वो बता रहे हैं कि यह विचार ही हैरान कर देता है कि कोई सभ्यता जो इतनी पुरानी है, 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, एक तो वो लगातार बनी रहे, निरंतर शब्द का अर्थ होता है लगातार, दूसरी उसमें परिवर्तन भी आता रहे और वे साथ ही साथ विकसित भी होते रहे। ये विचार अपने आप में हैरान कर देने वाला है। आगे बताया गया है कि इस सभ्यता के जो लोगों का संबंध विश्व के अन्य कौन से भागों से था, चलिए वह जानते हैं। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से इसका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी इस सभ्यता के जो लोग थे वे मध्य एशिया, भूमध्य सागर, चीन, अरब, ग्रीस, मिस्र, फारस जो स्थानों के लोग थे, इनके साथ इनका निकट संबंध रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इसकी मजबूती का रहस्य क्या है, बता रहे हैं नेहरू जी यहाँ कि इन देशों के साथ भारत सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का बहुत निकट का संबंध रहा। इसका क्या परिणाम निकला कि भारत इन लोगों से प्रभावित हुआ और भारत के लोगों ने इन देशों के लोगों को प्रभावित किया भी। इसके बावजूद भी भारत का जो सांस्कृतिक आधार था वो इतना मजबूत था कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ये इसकी इतनी मजबूती के पीछे आकर रहस्य यानी भेद क्या है। मैंने भारत का इतिहास और इसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और इसके पीछे की सक्रिय मस्तिष्क की स्मृति ने गहरा प्रभाव डाला। बता रहे हैं कि जब उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के संबंध में जो साहित्य यानी जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उसके कुछ अंशों को पढ़ा, और जितने भी विचार थे, जिस भी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था, जो भी बुद्धि रही थी इन रचनाओं को लिखते समय, तो उन सब ने भारत के प्रति उनके जो विचार थे, जो विचारधारा थी, उसको बहुत प्रभावित किया। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर शब्द का अर्थ था बहुत दूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। तो आगे वो बता रहे हैं कि उन्होंने न केवल भारत के इतिहास और भारत के साहित्य का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने जो भारत में समय समय पर विदेशों से यात्री घूमने आते रहे थे और उन यात्रियों ने अपनी यात्रा करने के बाद जो कहानियाँ लिखी थी, भारत की यात्रा करने के बाद जो भी वर्णन लिखा था, उनका भी बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया है। और ये यात्री ज़्यादातर चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत में आए थे। आगे वे लिखते हैं, मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। इसके बाद मैंने विभिन्न जगहों में भारत ने जो भी प्राप्तियां हासिल किया उसके बारे में सोचने लगा। आगे वे लिखते हैं, मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों
और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। अब मिथक शब्द का अर्थ क्या होता है? मिथक शब्द का अर्थ होता है परंपरागत कथा, यानी कोई पुरानी कथा। और दंत कथा शब्द का अर्थ होता है किंवदंती, यानी लोगों में प्रचलित कोई कहानी। तो अब बोल रहे हैं कि अब मैं आगे सबसे पहले वे सिंधु घाटी से शुरू होते हैं, फिर वो भारत से संबंधित इतिहास और साहित्य का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे चीनी तथा अन्य यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा करने के बाद जो उन्होंने वर्णन लिखे थे उसका अध्ययन करते हैं। और तत्पश्चात वे हिमालय की सैर की ओर निकलते हैं और हिमालय के बारे में बताते हैं कि हिमालय का संबंध, हिमालय के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित रही हैं और इन जो कथाओं ने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित भी किया है। आगे लिखते हैं, पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो यहाँ दो कारण बता रहे हैं कि एक तो पहाड़ों के प्रति उनके मन में ही प्रेम था, दूसरा कश्मीर जहाँ की पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ हैं। कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने, यहाँ नेहरू जी का अभिप्राय ये है, यहाँ उन्होंने खून का रिश्ता इसलिए लिखा है क्योंकि नेहरू जी की जो माता जी थी वो कश्मीर की ही रहने वाली थी। तो वो बोल रहे हैं कि पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया, यानी कारण दो रहे थे, एक तो प्रेम पहाड़ों के प्रति, दूसरा खून का रिश्ता होना कश्मीर से, जहाँ की पहाड़ काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आगे वे लिखते हैं, इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों से बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब आगे श्रृंखला में वो कहाँ पहुँचते हैं? नदियाँ, जो कि इस महान पर्वत से निकलती हैं। ये नदियाँ कौन सी हैं जानते हैं? और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। कहते हैं कि हिमालय से निकलने के बाद उन्होंने इसी हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों की ओर वे आगे बढ़ते हैं और इन नदियों के इतिहास से के कई पहलुओं ने, जो इन नदियों की सैर पर जब निकले तो इन नदियों की सैर से इतिहास के बहुत से पहलू, यानी बहुत से पक्षों की याद ताज़ा हो गई। अब जानते हैं नदियों के बारे में। इंडस या सिंधु, इंडस सिंधु को इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये एक ही नदी के दो नाम हैं, सिंधु हिंदी का शब्द है और इंडस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। काफिला शब्द का अर्थ होता है पैदल यात्रियों का समूह। तो वो बता रहे हैं कि सिंधु और इंडस नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे कि किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा, तब आप लोग इंडस लिखोगे, और जब वो पूछेंगे कि किस नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, तब आप सिंधु लिखोगे। आगे वो बोल रहे हैं कि इस नदी के माध्यम से, इस नदी को पार करके हज़ारों वर्षों से, बहुत पुराने प्राचीन समय से अनेक जातियाँ, कबीले, पैदल यात्रियों के जो समूह और फौजें आती रही हैं, यानी जहाँ पर हमले भी होते रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीक़ों से भी लोगों का आना जाना होता रहा है। फिर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या लिखा है कि इतिहास में इसका कोई जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता है, पर जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें आज भी ये जीवित हैं। और आगे इसके उद्गम स्थल के बारे में बताया है कि ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के दिल, यानी हृदय से में जो भी दरारें पड़ी हैं, जो छेद हुए हैं, उसमें बरबस यानी ज़बरदस्ती अपना मार्ग बनाती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। आगे वे लिखते हैं, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है कि वे किस तरह भारत में प्रवेश करती हैं और किस तरह फिर वे
जंगलों से भरे जो मैदान हैं उनके बीच शांत रूप से बहने लगती है। फिर बात करते हैं यमुना की। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध ना जाने कितने पुरानी कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। यहाँ दो नदियों की बात हुई है। यमुना, यमुना के किनारे या उसके चारों ओर नृत्य, उत्सव यानी त्योहार और नाटक से संबंधित बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, ये बता रहे हैं। और आगे वो बोल रहे हैं कि इन सब नदियों से बढ़कर है भारत की गंगा नदी, जो इतिहास की शुरुआत से लेकर जिसने इतिहास की शुरुआत से लेकर अभी तक राज किया हुआ है। और लाखों की तादाद यानी संख्या, तादाद शब्द का अर्थ होता है संख्या, लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। तट शब्द का अर्थ होता है किनारा। और प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा, गाथा शब्द का अर्थ होता है कहानी, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो वो बता रहे हैं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक का जो समय है, इसमें गंगा की जो कहानी है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की ही एक तरह से कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों, स्मारक शब्द का अर्थ होता है किसी की याद में बनाई गई इमारत। भग्नावशेष का अर्थ होता है खंडर। तो वो लिख रहे हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र होते हैं दीवार पर बनाए गए चित्र। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। अब अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने इन गुफाओं को तो देखा ही देखा, साथ में उन्होंने अन्य गुफाओं को भी देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों की याद में बनाई गई इमारतों या जो खंडर बचे हैं उनको, पुरानी मूर्तियों को, दीवारों पर बनाए गए चित्रों, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं उनको, और भी बहुत से अन्य स्थानों को देखा। आगरा, दिल्ली में जो खूबसूरत इमारतें हैं उनको भी देखा। और इन इमारतों में जो पत्थर लगा है उसका एक एक पत्थर भारत के अतीत की यानी बीते हुए समय की कहानी कह रहा है। यानी उनको इनकी यात्रा करने से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, नेहरू जी के शहर इलाहाबाद था, तो वो बता रहे हैं कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ, और वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे होते पुराने लोग, पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इलाहाबाद, हरिद्वार में जो भी एक स्नान पर्व लगता है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है, कुंभ के मेले की संज्ञा दी जाती है, वो जब भी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे पुराने समय में वहाँ लोग एकत्रित होकर स्नान करने आया करते थे, ठीक वैसे ही आज भी वही दृश्य देखने को मिलता है और हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो चुके थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। गोकी शब्द का अर्थ होता है यद्यपि। तो वो बता रहे हैं कि मुझे जो 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और जहाँ दूसरे लोगों द्वारा इन पर्वों यानी कुंभ के मेले से संबंधित या अन्य मेले से संबंधित जो भी उन्होंने वर्णन लिखे थे,
उसकी याद आ जाती है। और आगे वे लिखते हैं कि यद्यपि ये मेले बहुत पुराने पड़ चुके हैं और ये प्राचीन काल में गुम भी एक तरह से हो गए थे, यानी इनके बारे में जानकारी नहीं थी। अब मुझे हैरानी होती है कि ऐसी कौन सी आस्था, यानी कौन सी श्रद्धा थी कि इतनी पीढ़ियां बीतने के बावजूद भी जो भारत, ये जो नदी है, गंगा नदी है, ये भारतीयों को अपनी ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि प्रदान की। तो वो बता रहे हैं कि साहित्य और इतिहास का अध्ययन करने से जो पृष्ठभूमि, यानी जो भूमिका तैयार हुई, एक तरह से जो बैकग्राउंड बना भारत के बारे में, जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, आगे इस जानकारी को जो उन्होंने यात्राएं की और जो भी दौरे किए, यानी दौरे शब्द का अर्थ भी होता है फेरा या भ्रमण करना। तो इतिहास साहित्य के अध्ययन ने, यात्राएं करने से, भ्रमण करने से उनको क्या प्राप्त हुआ? भारत के प्रति और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। अंतर्दृष्टि शब्द का अर्थ होता है मन की बात समझने की शक्ति। तो मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बहुत घर करने लगा। तो वो बता रहे हैं कि भारत के प्रति मेरे मन में जो तस्वीर बनी हुई थी, इन यात्राओं, इन दौरों और साहित्य और इतिहास का अध्ययन करने के बाद जो तस्वीर थी, अब वो तस्वीर बिल्कुल सही मुझे दिखाई देने लगी। मेरे पूर्वजों यानी पुरखों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। अब उनको क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि इस भूमि पर हंसते गाते, प्यार करते, दुख भोगते असंख्य लोग आबाद हुए, यानी बसे थे। उन लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें ज़िंदगी के बारे में सच में बहुत समझ थी, और ये सब इन लोगों के जो चित्र हैं इनके आँखों के सामने अब ज़िंदा हो रहे हैं भारत के प्रति जानकारी प्राप्त करने के बाद। और जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। तो अब भारत का अध्ययन करने, भारत के इतिहास, साहित्य और भारत से संबंधित जो प्रमुख स्थल थे, वहाँ की यात्राएं करने के बाद उनके मन में भारत की बहुत गहरी तस्वीर छप गई थी, और जहाँ जहाँ वो जाते थे वह तस्वीर सामने आती जाती थी। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। तो जब वो सारनाथ पहुँचे, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में स्थित हैं, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उनको क्या याद आ जाती है कि महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनके द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो वो सारे जो दृश्य हैं उनको याद आने लगते हैं। याद रखना, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और ऐसे दो धर्म हैं, कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए जिनका जन्म भारत में ही हुआ था, तो आप लिख सकते हो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैसे हिंदू धर्म का जन्म भी भारत में ही हुआ था। सिख धर्म भी इसी श्रेणी में आता है। तो इस तरह बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख जो धर्म है, इनका जन्म भारत में ही हुआ था। आगे नेहरू जी बता रहे हैं, 2500 वर्ष का फासला यानी दूरी तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिद्वंद्वी की तरह मुझे सुनाई पड़ने लगे। प्रतिद्वंद्वी शब्द का अर्थ होता है गूंज, और अभिलिखित शब्द का अर्थ होता है खोदा हुआ या लिखा हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और वह उपदेश आज भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि उसी के जो लिखे हुए कुछ शब्द हैं ना, उनकी गूंज मेरे कानों में सुनाई पड़ती है इतने सालों के बाद भी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो जहाँ वो बता रहे हैं, अशोक कौन था? अशोक एक मुगल सम्राट था
अशोक मौर्य, माफ़ कीजिए, अशोक एक मौर्य सम्राट था। अशोक ने महात्मा बुद्ध कलिंग की विजय के बाद अशोक के हृदय का परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध करना छोड़ दिया था और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत पत्थरों पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम थे वो पत्थरों पर खुदवाए थे, वहाँ पर लिखवाए थे। तो यहाँ इसी बात की ओर इशारा करते हुए नेहरू जी बता रहे हैं कि इन शिलालेखों और स्तंभों को देखने के बाद मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो सम्राट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो मौर्य वंश के सम्राट थे, कि वो एक सम्राट होने के बावजूद भी बहुत महान व्यक्ति थे। आगे बात है अकबर की। फतेहपुर सिकरी मुगल सम्राट अकबर जी के समय की राजधानी थी। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। जब वह यात्रा करते करते आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, महात्मा बुद्ध वाला किस्सा समाप्त हो चुका है। अशोक के बारे में बोलने के बाद, वह लिखने के बाद उन्होंने किसके बारे में बताया है, अकबर के बारे में। कि फतेहपुर सिकरी में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ कौन दिखाई देता है, उन्हें दिखाई देता है कि मुग़ल सम्राट अकबर वहाँ बैठा, जो विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग, जो धर्मों वाले लोग थे, महान जो विद्वान लोग थे, उनसे बातचीत कर रहा है, वाद विवाद यानी चर्चा कर रहा है और बड़े जिज्ञासु भाव से यानी जानने की इच्छा से मनुष्य की जो शाश्वत यानी सदैव रहने वाली समस्याओं का हल तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ इशारा क्या है, यहाँ इशारा अकबर के अच्छे शासनकाल की ओर इशारा है कि वह एक अच्छा सम्राट था। इस तरह भारत के अतीत की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। तो अब बता रहे हैं कि भारत की जो अतीत झांकी, हालांकि ये छोटी झांकी तो बिल्कुल नहीं थी, ये काफ़ी लंबी हो गई। तो वो बता रहे हैं कि ये झांकी जो है से हमें क्या पता चला कि भारत में कब कब उतार चढ़ाव, कब भारत विकसित हुआ, कब उसमें गिरावट आनी शुरू हुई, कब भारत ने विजय प्राप्त करनी शुरू की और कब उनसे हार का सामना करना पड़ा। ये सारी तस्वीर धीरे धीरे खुलने लगी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। विलक्षणता यानी कुछ नई बात प्रतीत होती है, कुछ अनोखापन प्रतीत होता है। तो वो 5000 वर्ष पहले यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरुआत करके वो अब तक उन्होंने जितनी अकबर तक जो बात बताई है, उस वहाँ तक उन्हें भारत की जो भी परंपरा रही है, जो भी सभ्यता विकसित हुई है, उसमें कुछ अनोखापन दिखाई देता है। ये परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। और आगे वो बता रहे हैं कि इस परंपरा का भारत की रहने वाली जनता पर बहुत गहरा प्रभाव था। तो ये था अध्याय 2 जिसका शीर्षक तलाश था के भाग 1 भारत के अतीत की झांकी से संबंधित वीडियो, जिसमें इस भाग में आए जो विचार थे उनकी व्याख्या की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पाठ में आए जो विचार थे वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।